गुड इवनिंग बच्चों। आज इस आइसोमेरिज्म में उसका सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। आज मैं स्टीरियो के दो पार्ट कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमर है क्या। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये एक अरेंजमेंट है स्पेस में कार्बन का। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होती है 109 डिग्री 30 मिनट। कार्बन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये अपनी वैलेंसीज को स्पेस में मोड कर सकता है यानी बेंड कर सकता है। जैसे ये डबल बॉन्ड में हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर इसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया तो ये 180 डिग्री में हो गया। दैट मीन्स कि कार्बन के अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टी है, 4 या 5 प्रॉपर्टी मैंने कार्बन की बताई थी जो इसकी यूरिन यूनिक है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये स्पेस में अपनी वैलेंसीज को मोड कर लेता है और इस तरीके से कार्बन की इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें एक से ज्यादा फॉर्म में एक जैसा ही स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम स्पेस में वो दिखने में तो एक जैसा होगा, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज होगा। यानी बिहेव उनका जो होगा टुवर्ड्स लाइट, पीपीएल लाइट, या उनका सिमेट्री उनकी चेंज होगी, प्लेन ऑफ द सिमेट्री उनकी चेंज होगी, या फिर उनका जो रोटेशन बॉन्ड का हो जाने से अराउंड दी सिग्मा बॉन्ड, उनके डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ओरिएंटेशन फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चर नहीं हम कहेंगे, ओरिएंटेशन फॉर्म होंगे। स्टीरियो में स्पेशियल ओरिएंटेशन है। तो समझते हैं हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। When two or more than two compounds having same molecular formula but different spatial arrangement known as stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म के 3 पार्ट हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर। फर्स्ट आपका है कन्फॉर्मेशनल। क्लास 11th के एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स में ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखती है। इसके बाद है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो हमें डबल बॉन्ड के अराउंड
रोटेशन पे मिलती है, यानी एक कार्बन फिक्स है, एक कार्बन मूव करता है या रोटेट करता है, उसके अराउंड हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बिहेवियर है टुवर्ड्स द पीपीएल लाइट। तो ये हमें हैलो एल्केन्स या अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, एल्कोहल्स, लैक्टिक एसिड, इन सब में दिखती है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल एज वेल एज हैलो एल्केन्स। तो हम डिस्कस करेंगे इन दो पार्ट्स को इस वाली वीडियो में, और ऑप्टिकल को हम मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। चलिए समझते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या। देखिए, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगाओ, हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं पहले इथेन का, एल्केन्स में, एल्केन्स में ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। तो कार्बन के इस स्ट्रक्चर को दो साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया। एक ने न्यूमन प्रोजेक्शन दिया, न्यूमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया, और एक साहोर्स स्ट्रक्चर, यानी दो तरह के हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं इस एल्केन के, न्यूमन प्रोजेक्शन ऐसा। अब समझते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये हमें ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसका, दूसरा कार्बन भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। आप देखिए ईच कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इन बॉन्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। इस बॉन्ड को अगर हम रोटेट कर दें, अब सपोज करिए यहाँ पर हमने इथेन को लिया है, 4 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच की, और मतलब जैसे आपने घोड़े का नाल देखा होगा, इस तरीके से ऐसे इस प्रोजेक्शन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस कार्बन को हम फिक्स कर देते हैं, और इस कार्बन को जब रोटेट करते हैं तो हमें एक दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस था, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस था, ये ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे से, थोड़ा सा पास में थे। तो यहाँ पर एनर्जी, इनकी इंटरेक्शन की वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा थी, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो रोटेशन के बाद ये क्या हो गया कि ये रोटेट कर गया यहाँ से यहाँ तक, और इस रोटेशन के बाद ये हमें जो प्रोजेक्शन मिला, उसमें ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को देखे तो इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई। ये एक्चुअली इसके पास नहीं है, ये काफी पीछे है, इस तरीके से। तो इंटरैक्टिंग हाइड्रोजन्स जो थे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनके बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं, या जो इनके बीच में रिपल्सन या इंटरेक्शन था, वो कम होने से इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी ये मॉलिक्यूल ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगा। यहाँ पर इंटरेक्शन था, एक दूसरे के करीब थे। अब यहाँ पर ये चूंकि छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, अगर यहाँ CH3 होता प्रेजेंट तो ये इंटरेक्शन और भी ज्यादा होता, यानी ब्यूटेन के केस में। तो एल्केन्स के लिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी बढ़ जा रही है, यानी इस फॉर्म की एनर्जी बढ़ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही तरफ है, हमें ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है। देखिए ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से हमें दो फॉर्म मिल रहे हैं, वन इज इक्लिप्स्ड and other is staggered। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये जो दो फॉर्म मिल रहे हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, दे आर नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कोई चेंज नहीं है, ऊपर से देखने पे इसे ये स्ट्रक्चर एक जैसा ही दिखता है, यानी ऐसा ही दिखेगा,
स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं है, बस रोटेशन के बॉन्ड रोटेशन की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके बीच में एनर्जी में, यानी फर्स्ट फॉर्म की जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड फॉर्म. Such type of phenomena is known as conformational isomerism. तो conformational isomerism को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे. The different arrangements of atoms in space which can be obtained due to rotation about carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond are called conformation. And such type of such phenomena, yeah, such type of isomerism. Conformational isomerism. तो कंफर्मेशन में दो मॉलिक्यूल्स दिए गए थे. एक मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल है आपका इथेन और दूसरा है ब्यूटेन. इथेन में हमें हाइड्रोजन ही, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन ही लगा है, इसलिए हम इसमें हमें दो ही फॉर्म मिल सकते हैं. न्यूमन ने एक प्रोजेक्शन दिया इथेन के लिए, वो साहर्स प्रोजेक्शन था, पर न्यूमन ने उसे और भी सिंप्लीफाई कर दिया. न्यूमन ने एक प्रोजेक्शन दिया कि इफ ये कार्बन और इस कार्बन में अगर हम एक कार्बन को पॉइंट माने और दूसरे कार्बन को हम एक रिंग की तरह रिप्रेजेंट करें, तो इस रिंग से भी तीन वैलेंसी है ऐसे दिख रही है, और ये कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट है. इस कार्बन से भी हमें ये तीन वैलेंसी दिख रही है. तो न्यूमन प्रोजेक्शन ये था कि अगर ये वैलेंसीज इस तरीके से हैं, यानी स्टैगर्ड फॉर्म में है, एक दूसरे से दूर है. अब ये नहीं, इसका जस्ट अपोजिट आप समझिए. सो उस प्रोजेक्शन में इस तरीके के और इसमें ये अरेंजमेंट है. तो एक फिक्स है, एक कार्बन फिक्स है जिसको हम पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक कार्बन को हम रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी जो वैलेंसीज हैं ये सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से. ये तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन मिनिमम है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, किसी भी तरीके का रिपल्सिव फोर्स काम नहीं कर रही है, तो ये ज्यादा ही कंफर्टेबल पोजीशन है. ज्यादा कम स्पेस में इस तरह की पोजीशंस में ये स्टेबल हो जाता है इथेन. और सच पोजीशंस आर, या सच स्ट्रक्चर, या सच स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर नोन एज स्टैगर्ड.
ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। अब आप इसको देखें कि अगर ये बॉन्ड मूव कर जाता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मूव कर जाएगा, तो ये इससे हमें जस्ट अपोजिट, ये 60 डिग्री मूव करेगा, तो हमें ये कार्बन वापस इस तरीके का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में ये न्यूमन प्रोजेक्शन है। न्यूमन प्रोजेक्शन में ये हमें बताया गया कि इस तरीके से अगर आप मूव कराते हैं 60 डिग्री, तो हम इसको ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। अब इसे हम मूव करा देंगे, इसको फिक्स रखेंगे, ब्लू को फिक्स रखेंगे, और ब्लू को फिक्स रखते हुए ब्लू की वैलेंसी को फिक्स रखते हुए यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन, और हमने रेड को रोटेट कराया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मूव करके यहां से यहां आएगा। अब आप देखिए, हमने इसको मूव कराया यहाँ से, तो ये वैलेंसी हमें ऑब्टेन्ड हुई इस तरीके से। यानी एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होते हुए, यहाँ पर सुपर इम्पोज नहीं थी, एक के ऊपर एक, यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गई, यहाँ पे एक सिमेट्री आ गई, सिमेट्रिकल इसमें चेंज आ गया। तो ये जो फॉर्म है ये हमें ये कहलाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहती है कि ड्यू टू रोटेशन, किसमें रोटेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, इसमें रोटेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन की वजह से 160 डिग्री रोटेशन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आ जाता है, और चूंकि इसका इंटरैक्शन यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ये वापस इस फॉर्म में चला जाता है। तो ये दोनों फॉर्म बनते हैं, और मोर स्टेबल फॉर्म आपका स्टेगर्ड है, और इस फॉर्म की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक एनर्जी ग्राफ भी दिया गया है ये दिखाते हुए इस तरीके से। और यहाँ पर हम जब मूव करेंगे तो स्टेगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम होगी, इक्लिप्स्ड की ज्यादा होगी देन स्क्वायर। ये जो एनर्जी है ग्राफ है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्लिप्स्ड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टैगर्ड फॉर्म। तो इथेन में दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक की एनर्जी ज्यादा, एक की एनर्जी कम, दैट इज कन्फर्मेशन। लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटेन को, अब आप देखिए ब्यूटेन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक सिमेट्री है, और ये सिमेट्री हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ मिल रही है। यहाँ से ये मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका ये 2 इक्वल हाफ से यहाँ से ये मूवमेंट होगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड हम देखते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम इसे साहोस कंडीशन में देखें, साहोस रिप्रेजेंटेशन में देखें, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मोर इक्लिप्स्ड फॉर्म है, यानी एकदम हाई इक्लिप्स्ड है ये। और एक दूसरा प्रोजेक्शन अगर हमें मिलता है तो ये CH3H।
H। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, और इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर जब भी रोटेशन होगा यहाँ से 60 डिग्री, तो मूवमेंट इन हाइड्रोजन्स का भी होगा। तो यहाँ पर हमें एक से ज्यादा फॉर्म मिलते हैं। जैसे हमें इथेन में 2 फॉर्म मिले थे, लेकिन हमें ब्यूटेन के केस में ज्यादा फॉर्म मिलते हैं। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूमन प्रोजेक्शन की एनर्जी को भी देखी जा सकती है। यहाँ पर हमने एक कार्बन को फिक्स किया और दूसरे कार्बन को हमने रिंग की तरह से रोटेशन के मोड में रखा। इस कार्बन की वैलेंसी में CH3 H। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक फॉर्म है जिसमें ये CH3 के करीब आपको दिख रहा है, न्यूमन प्रोजेक्शन का सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हम इसको मूव कराते हैं 60 डिग्री पे मूव कराते हैं, वैसे ही हमें ये मूव करने के बाद पहले फिक्स करेंगे। ये कार्बन अपनी जगह फिक्स है। ये मूव करके CH3 H और H, यानी एक दूसरे के करीब ही आ गए। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इक्लिप्स्ड हो गया, यानी इसको मैंने कहा ये स्टैगर्ड था, ये इक्लिप्स्ड हो गया। नेक्स्ट रोटेशन के बाद ये नेक्स्ट रोटेशन के बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और इस जगह H। अब आप देखिए ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपोजिट एकदम प्लेन के अपोजिट। ये प्लेन है, एक प्लेन से ये अपोजिट प्लेन में आ गए। तो सच कंफर्मेशन इज नोन एज एंटी स्टैगर्ड। इसको हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। तो हमें एक से ज्यादा फॉर्म मिल रहे हैं, बिकॉज CH3 की वजह से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसे। इसके नेक्स्ट मूव करने से CH3 फिर हमें एक इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होगा 60 डिग्री। अब देखिए ये इससे डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि यहाँ पर CH3 इसके इस CH3 से यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ पर ये एक तरीके से मूव करते हुए ये इसके राइट में चला आया, यानी अब ये इसके पीछे आ गया ये CH3। तो ये फॉर्म भी सिमिलर नहीं है। हाँ, इनकी एनर्जी सिमिलर है। जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड देन ये फिफ्थ। तो इनकी एनर्जी आपस में कंसिस्टेंट, आपस में एनर्जी एक है। जैसे इसकी और इसकी एनर्जी एक है, बट दे आर नॉट फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड अब होंगे जैसे 60 डिग्री पर हम नेक्स्ट रोटेशन अगर कर देते हैं, नेक्स्ट रोटेशन हम 60 डिग्री पे करते हैं, तो ये एक दूसरे से फुली इक्लिप्स्ड हो जाते हैं। यानी CH3
एक दूसरे के एकदम पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लेवल ऑफ इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया। और इसके बाद जब इस फॉर्म के बाद जब हम देखते हैं तो ये हम नेक्स्ट रोटेशन के बाद वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कुल 6 फॉर्म पॉसिबल है अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं, जिसमें से 2 हमें इक्लिप्स्ड फॉर्म मिल रहे हैं और ये फॉर्म है जिसको हम कहेंगे फुली इक्लिप्स्ड। इसको हम फुली इक्लिप्स्ड। तो इसको अलग करने के लिए इन्होंने इसे गाच भी कहा, गॉच, स्क्यू इसको कहा और इसको गॉच भी कहा। तो इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसकी एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं। ये यानी इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, तो ये हमें दिखती है कि ये जो हमारी सेकंड फॉर्म थी इक्लिप्स थी और ये जो फोर्थ फॉर्म थी वो, यहाँ पर हमें एक एनर्जी स्टेटस इनके बीच में नीचे मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे, दैट इज ये हमारा एंटी स्टैगर्ड फॉर्म था। और ये हमारा लास्ट 6 फॉर्म था जो कि फुली इक्लिप्स्ड। अब यहाँ पर 2 और रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं जो कि जिसकी एनर्जी कम है, वो है आपका फर्स्ट फॉर्म गॉच एंड फिफ्थ। तो इस तरीके से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एंटी स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, तो ये सबसे सुटेबल कंफर्मेशन है, बहुत ही कंफर्टेबल कंफर्मेशन है। इसके बाद एनर्जी बढ़ जाती है तो स्क्यू फॉर्म की आती है जिसमें स्टैगर्ड है दो स्टैगर्ड फॉर्म है। इसके बाद एनर्जी होती है आपकी गॉच फॉर्म की जिसमें आपके 2 इक्लिप्स्ड फॉर्म है। सेकेंड एंड फोर्थ, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी फुली इक्लिप्स फॉर्म की है। तो सबसे हाइयर एनर्जी। तो ये है आपका कंफर्मेशन। कंफर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन हो रहा है उससे अराइज हो रही है और इससे हमें एक से ज्यादा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, सिर्फ यही हम इस कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्पेस में जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, अब यहाँ इस मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है, सेम एटम है यहाँ पर। जब भी हम यहाँ पर सेम एटम को हटा करके एक दूसरा एटम ले आते हैं, सपोज करिए ब्यूटेन, CH3 CH3, तो यहाँ पर हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स यहाँ पर इस कार्बन के अराउंड जो ये डबल बॉन्ड है ये
रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो ये CH3 की पोजीशन अपर प्लेन से लोअर प्लेन की तरफ आ जाएगी. यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज. यानी CH3 की जो सिमेट्री है वो चेंज हो जाएगी और इस चेंज होने की वजह से हमें दो फॉर्म मिलते हैं. एक, जब ये दोनों के दोनों बल्की ग्रुप्स, यहाँ CH3 बल्की ग्रुप है, ये भी CH3 बल्की ग्रुप है, ये दोनों एक ही प्लेन में हो. और दूसरा, आफ्टर रोटेशन ये मूव करके, अब एक कार्बन इसमें भी फिक्स है, एक कार्बन फिक्स है और बॉन्ड रोटेशन के बाद हमें दूसरे कार्बन में, रोटेशन के बाद हमें दूसरे कार्बन की वैलेंसीज में चेंज दिख रहा है. ये देखिए, तो यहाँ पर ये पास पास थे, एक प्लेन में थे और यहाँ पर ये अपोजिट प्लेन में चले आए. तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. वन इज सिस फॉर्म, इसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, और ये आपका ट्रांसफॉर्म है. बहुत ही आसान है, बस इसमें होने वाले इफेक्ट्स को समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो हम लिख लेते हैं. Isomers have different spatial arrangement of atoms or groups मतलब वही alkyl groups around the C, double bond C, when similar groups are on the same plane, same side or same plane, this is known as cis form. And when similar groups are on the opposite side or plane, it is known as ट्रांसफॉर्म. तो दो तरह के फॉर्म हमें मिलते हैं. कंडीशन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेशन होता है. तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सीन वेयर देयर इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या अदर एटम भी हो, तो उसमें डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है. अब इसके एग्जांपल में आपको अभी मैंने ब्यूटीन बताया था. जो भी सिमेट्रिकल होगा, अगर हम ब्यूटीन को देखें तो ब्यूटीन है, अगर हम हेक्सीन को देखें तो भी हेक्सीन भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए. ये सिमेट्रिकल है. यहाँ CH3 CH2 ग्रुप यहाँ पे है, ये हेक्स 3ene. तो ये फॉर्म हो गया आपका सिस फॉर्म और ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म. अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो सिस फॉर्म का थोड़ा सा कम है और ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा ज्यादा है. इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स पे फर्क पड़ता है.
यानी जो डिफरेंस हमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स में मिलते हैं इनके बिहेवियर में, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या डिफरेंशिएशन होता है। अरे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर्स आर हाइयर है, यानी इनके जो एक तो एनर्जी लेवल सिस की ज्यादा होती है, सिस ज्यादा स्ट्रेन्ड होते हैं। स्ट्रेन्ड का मतलब कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रांस ज्यादा कंफर्टेबल होती है पोजीशन। सरफेस एरिया ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। तो हम मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देखते हैं कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis isomers हाइयर देन ट्रांस एंड हाइयर पोलर नेचर, इसका पोलर नेचर हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, जैसे CCl अगर हमने लिया, यस, यहाँ पर हम डाई क्लोरो, जैसे विकिनल भी कहते हैं ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट इसमें है, यहाँ पर है ये मोमेंट, ये यहाँ पर मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी। इन द केस ऑफ डाइक्लोरो इथिलीन, ये आपका कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आएगा। अगर इसी को हम अपोजिट प्लेन में कर दें तो देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के अपोजिटली प्लेस्ड होने से ये डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये अपोजिट प्लेन में होने पर म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो वो है एनर्जी है, हाइयर पोलर नेचर इसका हो गया, हाइयर पोलर नेचर, और हाइयर पोलर नेचर होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, यानी बीपी इसका हाइयर हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, इस वजह से ड्यू टू सरफेस एरिया। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा ही हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया है, यहाँ पे सरफेस एरिया हमें ये मिल रहा है, और ट्रांसफॉर्म में हमें सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो मोर सरफेस एरिया मोर एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पर ये सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हमेशा ज्यादा हो जाएगा देन सिस। तो एक दो ये डिफरेंस दिखते हैं। डेंसिटी में दिखता है कि डेंसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म इज हाइयर देन दिस सिस फॉर्म, यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है इससे। तो ये डिफरेंस हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिखता है। तो ये दो तरह के आइसोमेरिज्म मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।